हाय स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। माय नेम इज़ मानस खंडूजा और आज मैं केमिस्ट्री का चैप्टर लाया हूँ सॉल्यूशंस। ओके, सो ये सॉल्यूशंस की पहली वीडियो है, ठीक है। और मैं सोच रहा हूँ कि सॉल्यूशन की रेगुलर एक दो वीडियो डालें और इसी वीक इसे ख़त्म कर दें। ओके, आज है ट्यूसडे, फ्राइडे सैटरडे तक हम सॉल्यूशन को पूरा पढ़ लें। ये मेरा छोटा सा टारगेट है, ठीक है। और अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस आप भी होगे, थोड़ा सीरियस मैं भी होता हूँ वीडियोस डालने में। थोड़ा बीच में लैग आ गया वंस अगेन, पर इस बार कोशिश करनी है मैंने भी और आपने भी कि अच्छे से कमेंट्स करनी है। जो परेशानी नहीं आए उन्हें मेंशन करना। और देखो, हो सके तो उसे शेयर करा करो। देखो, जितने ज़्यादा लोग देखते हैं ना उतनी एनर्जी बनाने वाले में आती, ठीक है ना। जब आप लोगों को पसंद आती है वीडियो, लगता है कि हाँ ये चीज़ें सर अच्छा समझ आ रहे हैं और आप लोग और प्रॉब्लम शेयर करते हो, मेरा भी मन करता है वीडियो बनाने का, ठीक है ना। एक्साइटेड होता है टीचर भी, खुश होता है जान के कि हाँ स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही है। तो एक आध कोशिश कर सको। तुम्हारे टच में कोई स्टूडेंट है जो पढ़ना चाह रहा है, तुम भले ही पढ़ाई हो चुकी है तुम्हारी केमिस्ट्री 12th, फिर भी तुम्हारे वीडियो अगर ये सामने आती है तो कोशिश करो उस स्टूडेंट को शेयर करने की जो पढ़ना चाहता हो, ठीक है। मैं ये नहीं चाह रहा कि ऐसे ही नॉन सब्सक्राइबर, एक टीचिंग स्टूडेंट जो पढ़ना चाहते हैं वो कोशिश करें इस वीडियो तक रीच आउट, उन तक रीच ये हो पाए, ठीक है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ज़्यादा नहीं। तो मैं बात कर रहा था सॉल्यूशंस जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उसमें अगर उसकी बात करें तो वो ग्रेड 12 में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा इसका पार्ट ना 11th में कवर कराया जाता है, पर उसे सोल्यूशन नहीं कहते। सोल्यूशन की कंसंट्रेशन टर्म्स 11th बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। सोल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। कौन सी केमिस्ट्री का? फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री को जब आप डिफाइन करते हो तो आप ये सोचते हो कि केवल न्यूमेरिकल्स और मैथ की बात होगी फिजिकल केमिस्ट्री में। ये तो सोचते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री है तो सर या तो मैथ्स की बात कर रहे होंगे, न्यूमेरिकल आ जाएंगे, कैलकुलेशन होगी। बट फिजिकल केमिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट अबाउट कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल्स। वो केवल इन सब चीज़ों तक लिमिटेड नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है रियल वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड की बातें, ठीक है। जैसे कागज़ जल रहा है, तुम कागज़ जलते हुए देख सकते हो, हीट इवॉल्व हो रही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। गैस नहीं टच कर सकते, गैस को दिखता है वॉल्यूम ज़्यादा लेती है, सिलेंडर में जितनी गैस है उतनी उसकी वॉल्यूम है। लिक्विड फ्लो करता है, तुम देख सकते हो। सॉलिड हार्ड होते हैं, कंप्रेस नहीं होते, तुम फिजिकली फील कर सकते हो। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री। अब कार्बोकेटाइन को बनते हुए थोड़ी देख सकते हो, इंटरमीडिएट को स्टेबिलिटी थोड़ी देख लो कि कार्बोकेटाइन की। फिजिकल केमिस्ट्री डील्स विद फिजिकल वर्ल्ड, आपके आसपास की दुनिया से डील करती है फिजिकल केमिस्ट्री। एक्सेप्शंस तो देखो होंगी कि सर नहीं नहीं ये वाला चैप्टर तो नहीं हो रहा, पर फिजिकल केमिस्ट्री का मेजॉरिटी या मोस्ट डोमिनेंट पार्ट फिजिकल वर्ल्ड से डील करना होता है। फिजिक्स आ रहा है ना इसमें, देख लो थर्मोडायनेमिक्स दोनों में पढ़ाया जाता है। इक्विलिब्रियम वहाँ मैकेनिकल है, यहाँ फिजिकल है, केमिकल होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस देखो, दोनों चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वहाँ भी होता है फिजिक्स में, यहाँ भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो फिजिकल वर्ल्ड की बात फिजिकल केमिस्ट्री में होती है, तो कभी न्यूमेरिकल्स तक सीमित नहीं रहता हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। इसलिए अब जैसे सोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तुम तो तुम सोचोगे कि मैं सारे फॉर्मूले देख लेता हूँ और सारे पिछले साल के न्यूमेरिकल्स देख लेता हूँ, उन्हीं से कुछ आ जाएगा। नहीं नहीं, थियोरेटिकल कंसेप्ट के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं करा होता कि थियोरेटिकल कंसेप्ट आएगा। हम तो सोच के चले थे अरे न्यूमेरिकल आएगा, पर वहाँ देखते हैं राउल्ट्स लॉ का पैराग्राफ दे रखा है और 3 क्वेश्चन दे दिए इस थियोरेटिकल पैराग्राफ पे आंसर करने के लिए। हम न्यूमेरिकल ढूंढ रहे हैं, वहाँ ही नहीं। और कभी कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से न्यूमेरिकल आ जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सोच के जाते हैं अरे यहाँ तो न्यूमेरिकल नहीं, यहाँ तो थ्योरी होगी। आइसोमर्स देख लिया हमने, आईयूपीएसी देख लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से न्यूमेरिकल। तो ऑलवेज एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड, वो सोच के जाओ जो नहीं हो सकता, ठीक है ना। वही तो कंपटीशन एग्ज़ाम है। वापस आते हैं, तो देखो अगर बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हाँ पैटर्न है, तुम्हें पता होता है चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वो रिलेटिव होता है कि हाँ ऐसा ऐसा है, कुछ एकदम से सरप्राइज़ नहीं होता। बट हाँ अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से, तो आप ओपन माइंडेड होके देखो। ये सोचो कि इससे एमसीक्यू कैसे आएगा, इससे पैराग्राफ कैसे बन सकता है, क्या ये मैच द फॉलोइंग में बन सकता है,
तो थ्योरेटिकली अपने आप को इतना बिल्डअप कर लो कि हर टॉपिक को सोच सको ज़्यादा गहराई से। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में अब हम देखें कि सॉल्यूशन क्या होता है। सबसे पहले देखो सॉल्यूशन की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो देख सकते हो, देखो थोड़ा सा ना नॉइज़ की दिक्कत होती है, बाहर हो ना प्लास्टिक वाला कोई तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन की देखो, फिजिकल वर्ल्ड है ना, अभी वॉइस हमारे तक आ रही है। जैसे जैसे वॉइस हमारे पास आती जाती है, पीछे वाले स्टूडेंट बताओ वॉइस तेज हो जाती है, तो ये कौन सा इफेक्ट है, आंसर बताना। जैसे जैसे जो जिससे आवाज़ आ रही है हमारे पास आता है तो उसकी आवाज़ तेज़ी से आने लगती है, तो ये कौन सा इफेक्ट है, कमेंट्स में बताना, फिजिक्स का क्वेश्चन है। ओके तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है, एक सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सबसे बड़ी चीज़ याद रखना, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो मिक्सचर क्या चीज़ होती है, एक या एक से, एक तो नहीं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बनी हुई चीज़, यही तो मिक्सचर कहलाती है। मिक्सचर क्या है, तुमने पानी में नमक घोल दिया मिक्सचर है, तुमने पानी में मिट्टी घोल दी वो भी मिक्सचर है, पर वो होमोजीनियस नहीं है, वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। हमारा सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। तो मिक्सचर है टू और मोर कंपोनेंट्स का मिक्सचर हमारा क्या कहलाता है। अगर सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखें, अ सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन इज लगाते हैं जब एच आ रहा है, ठीक है। इंग्लिश की भी थोड़ी सी बात हो गई। अ सॉल्यूशन इज नॉट एन होमोजेनियस, स्पेलिंग चेक कर लेना, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है ना। दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स का होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाता है। होमोजीनियस वर्ड्स की अब थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। देखो मैंने होमोजीनियस बार बार बोला, अगर मैं आगे बढ़ जाता तुम कंफ्यूज रह जाते, ठीक है ना। बोर्ड के लिए सही है, तुमने होमोजीनियस वर्ड याद कर लिया, सॉल्यूशन एज अ होमोजीनियस मिक्सचर, पर अब कॉम्पिटिशन में वो पैराग्राफ में आ गया और थोड़ा सा उससे स्टेटमेंट वेरिफिकेशन या असर्शन रीजन आ गया, तो चाहिए ना होमोजीनियस क्या चीज़ होती है। तो देखो होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। होमोजीनियस मिक्सचर की अगर मैं बात करूं तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। एग्जाम्पल के लिए बेस्ट एग्जाम्पल इस मौसम के हिसाब से तो नहीं, अप्रैल के हिसाब से, अगर तुमने पानी में चीनी मिला दी, अगर तुम पानी में चीनी मिला तो बहुत अच्छे से अगर उसे घोलो, ठीक है, तो वो अगर तुमने सही से घोली है तो उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो जाएगा थ्रू आउट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ऊपर ऊपर ज़्यादा है नीचे नीचे कम है। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाने की, अगर तुम देख सको, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ऊपर वाला हिस्सा भी उतना ही यूनिफॉर्म है जितना नीचे वाला है, ठीक है। ये अगर ऐसे अभी नीचे वाला मान लो इतना है नहीं, बीकर हमारा इतना छोटा है, तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है, या होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू, कि अगर मैंने चीनी और पानी यहाँ से चखी तो वो उतनी ही मीठी होगी जितनी वो यहाँ से, मतलब चीनी यहाँ पे जितनी है इस पॉइंट पे भी उतनी होगी, ज़रा थोड़ा सा हाईलाइटर का यूज़ करते हैं, शुगर यहाँ जितनी है उतनी यहाँ होगी, और यहाँ ड्रॉ कर लो तो यहाँ भी इतनी होगी और यहाँ भी इतनी होगी। इसका मतलब होता है होमोजेनियस, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। अब यही पानी में अगर मिट्टी मिला देता तो एक ही साइड पे जाके मिट्टी सेटल हो जाती ना, पानी ऊपर रह जाता और मिट्टी नीचे हो जाती, तो ऊपर बिल्कुल मिट्टी नहीं है नीचे ज़्यादा है, तो वो होमोजीनियस ना होके वो क्या हो जाता, हेट्रोजीनियस, ठीक है। ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता। और हमारा सोल्यूशन क्या होता है, वो होता है होमोजीनियस मिक्सचर। सोल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ तक कभी भी कोई डाउट है, देखो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई डाउट आता है कमेंट में लिख दिया करो, कमेंट्स में हमेशा पढ़ता हूँ, ठीक है। और रिप्लाई अगर तुम्हारी थोड़ी ज़्यादा है तो मैं इमेज उसमें अपलोड कर दूंगा, या मेल आईडी हो सकती है, मेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कोई चैनल वगैरह से आप एग्जैक्ट वीडियो सोल्यूशन तो नहीं पर आंसर में सॉल्व करके उसका आपको थोड़ा सा दे सकता हूँ, इतना मैं हेल्प अपनी तरफ से कर सकता हूँ, या नेक्स्ट वीडियो में उसे समझा भी सकता हूँ, ठीक है। पर आपको मेंशन करनी होगी चीज़ें ना, आप सोल्यूशन में सोल्यूशन के डाउट्स लिखना, ये नहीं कि सर इक्विलिब्रियम ठीक है, सोल्यूशन वीडियो के नीचे सोल्यूशन के डाउट, और अगली वीडियो में मैं उसको डेफिनेटली बता दूँ, ठीक है।
अब हम आगे की बात करते हैं। तो यहाँ तक सोल्यूशन के बारे में हमने बात करी। एक फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक होता है, न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों ही इक्वली, ऐसा नहीं है फिजिकल केमिस्ट्री तो न्यूमेरिकल को ज़्यादा, नहीं, दोनों इक्वली देना है हमने इंपॉर्टेंस। सोल्यूशन एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन रखता है, यानी वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ये बात हमने देखी। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बना होता है। लेकिन अगर हम अपने सिलेबस की बात करें तो हम बाइनरी सोल्यूशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केवल बाइनरी सोल्यूशन। तो जिनके पास कंप्यूटर्स होगी उन्हें पता है बाइनरी 0 और 1 होता है, और बाई वर्ड ज़्यादातर लोगों को पता होगा 2 के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट्स जिसके होते हैं उसे बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है ना। तो एक सल्यूट एक सॉल्वेंट वाला ही हम पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, एक सल्यूट और एक सॉल्वेंट, यानी हमें केवल बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। ठीक है। अब सल्यूट और सॉल्वेंट, सल्यूट क्या होता है? तो देखो बहुत अच्छी सी छोटी सी डेफिनेशन हमने पढ़ी होगी, बार बार वही कहते हैं कि भाई सल्यूट इज द वन दैट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जो कम अमाउंट है जिसका वो सल्यूट, और जो ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट। यही तो पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की पहली लाइन ही होगा, पहले पेज पे लिखा हुआ है, लेसर और लार्जर अमाउंट। पर देखो यहीं तक लिमिटेड मत रखो इस नॉलेज को, सॉल्वेंट ज़्यादा तो होता ही है। जैसे शुगर इन वाटर में तुम ऐसा कभी नहीं करोगे पानी कम रखो शुगर ज़्यादा रख दो, मोस्टली अगर तुम मिला रहे हो तो पानी तो ज़्यादा ही होगा। तो शुगर क्या हो गया? सल्यूट हो गया। और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, पर यहीं तक सॉल्वेंट लिमिटेड नहीं होता। सॉल्वेंट बताता है स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, डिसाइड करता है या फिर बताता है स्टेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी। अब स्टेट का वर्ड मेरे ख्याल से क्लियर होगा, नहीं है तो स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर है, नहीं तो पता है जनरल सी नॉलेज होती है। स्टेट्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, चौथी प्लाज्मा होती है, वो हमें आज नहीं कवर करनी। सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इनको बताने वाला कि भाई कौन सी स्टेट में सोल्यूशन रहेगा वो होता है सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के लिए आपने वाटर में क्या मिलाया? सॉल्ट मिला दिया, सॉल्ट। तो जो मिक्सर है क्या वो सॉलिड होता है? सॉल्ट तो सॉलिड है, पर वाटर कैसा होता है? लिक्विड। तो सोल्यूशन भी किस रूप में होगा, कौन सी स्टेट में होगा? लिक्विड में होगा। तो किसने डिसाइड करा? सॉल्वेंट ने डिसाइड करा स्टेट क्या होती है। तो एक बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है कि सॉल्वेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है, सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है। एक थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है कि सॉल्वेंट वो है जो डिसाइड करता है सॉल्यूशन किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सॉल्वेंट लिख देता हूँ मैं इसे, सॉल्वेंट डिसाइड्स in which state the solution will exist। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया। क्लियर? अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की। सल्यूट, सॉल्वेंट, देखो सोल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर, 2 या 2 से ज़्यादा का, हमें 2 ही पढ़ने हैं, बाइनरी सोल्यूशन पढ़ना है। सल्यूट सॉल्वेंट 2 उसके कंपोनेंट होते हैं, सल्यूट वो जो कम कंसंट्रेशन है जिसकी, सॉल्वेंट वो जिसकी ज़्यादा है। सॉल्वेंट डिसाइड करता है स्टेट को, ये और चीज़ है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट कौन होता है पता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर होता है। कौन होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ अ सॉल्यूशन की, यानी कंसंट्रेशन टर्म्स की। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, ओके, सो देखो सबसे पहली कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज। सिंपल सा फॉर्मूला होता है मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है,
तो देखो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या करना है। जैसे मान लो कोई दे रखा है 25% बाय मास NaCl का सल्यूशन है हमारे पास। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 25 ग्राम NaCl 100 ग्राम सल्यूशन में डिसॉल्व किया हुआ है। 25% बाय मास NaCl सल्यूशन का मतलब है 25 ग्राम NaCl 100 ग्राम सल्यूशन में। ठीक है, तो अगर इसमें आपसे कोई पूछे मास ऑफ वाटर क्या होगा तो वो होगा 100 माइनस 25, यानी हमने पानी लिया 75 ग्राम, NaCl लिया 25 ग्राम, तभी मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया 100। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूशन कुछ और नहीं है, मास ऑफ सोल्यूशन है मास ऑफ सल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई कहे 34% CaCO3 है मेरे पास, ठीक है 34% CaCO3 है, तो मुझे बताना है कि इसमें अगर 68 ग्राम मुझे दे रखा है वाटर तो CaCO3 कितना होगा, ये हमसे पूछा। 34% बाय मास दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम करते हैं कि 34% बाय मास CaCO3 है, 68 ग्राम वाटर है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होगा। तो इसको पॉज करो, खुद से कोशिश करना। परसेंटेज बाय मास दे रखी है, वाटर का मास दे रखा है 68 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है ये पूछा। 2 मिनट पॉज करके आंसर देखना। तो देखो हमें फॉर्मूला पता है, अगर तुमने कर लिया तो अब प्ले करो और देखो कि क्या आंसर तुम्हारा सही है। फॉर्मूला है हमारा परसेंटेज बाय मास इज मास ऑफ सल्यूट मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन को लिखते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सल्यूट। अब हमें मास परसेंट कितना दे रखा है 68 दे रखा है, सॉरी 34 दे रखा है, जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ 34 रख दो। अच्छा इंटू 100 याद रखना, 34 इक्वल्स टू ये x ले लो, ये भी x ले लो, प्लस हमें ये कितना दे रखा है 68। ठीक है, तो अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ी सी मैथ आ गई यहाँ। तो x इंटू 34x, 68 इंटू 34 कितना होता है भाई जल्दी से बताओ। 68 इंटू 34 होता है 2312 इक्वल्स टू x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 33x इज 2312। तो x कितना आ जाएगा, 2312 को डिवाइड कर दो 33 से, तो x आ गया 70 ग्राम। ओके, x कितना है हमारा 70, जस्ट अ सेकेंड, टेक्निकल थोड़ी सी इशू है। हाँ तो अरे सॉरी एक चीज़ तो रह गई, गलती हो गई मुझसे, ये 100 रह गया। मैं वही सोच रहा था कि इतना छोटा कैसे आ गया आंसर। तो ये 100 यहाँ पे 100x है, ठीक है। तो अब ये 34x इधर जाएगा और 100x से माइनस होगा तो 66 हो जाएगा और 2312 यहीं रहेगा। अब x देखते कितना आया, x आएगा 2312 डिवाइडेड बाय 66, x आया 35.03 ग्राम। अब आपका आंसर मैच हो गया होगा। ये मैं 100 लिखना भूल गया, ओके उस वजह से मेरा x थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा था। मैं तभी सोच रहा था कि सल्यूट कैसे सॉल्वेंट से ज़्यादा आ गया। ओके 34% दे रखा है ना, तो कम ही आना चाहिए था। ओके बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला यूज़ करा, परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सल्यूट। वो 34 दे रखा है, ये पूछा था मास ऑफ सल्यूट तो मैंने x कर दिया ऐसे x। मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट हमें दे रखा है, उसकी जगह मैंने 68 रखा है, ठीक है। ये मास ऑफ सॉल्वेंट की जगह पर रखा है, कंफ्यूज मत हो जाना, दिखा दूँ। मतलब ये 68 प्लस एक्स है, इसका मतलब बात तो वही है। ये चीज़ हमें पूछी, ये x है
और ये भी x है, तो x अपॉन 68 प्लस एक्स, ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 68 प्लस एक्स उधर चला गया और हमने x को कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट होता है वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो वॉल्यूम परसेंटेज कोई ज़्यादा अलग नहीं होता, उसमें बस आपको क्या कर देना है, वॉल्यूम परसेंटेज होता है मास ऑफ, सॉरी वॉल्यूम परसेंटेज तो मास क्यों होगा, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट। देखो सल्यूट को इंपॉर्टेंट देनी, क्योंकि हम सल्यूट की कंपोजिशन बताते हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स हमें सल्यूट के बारे में बता रहे हैं कि सल्यूट सॉल्वेंट में कितना है, सॉल्वेंट तो था ही पहले से। तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन इनटू परसेंटेज, जब भी होता है 100 से मल्टीप्लाई होता है। तो अगर कोई कहता है हमारे पास 25% बाय वॉल्यूम इथेनॉल है, इथेनॉल का सल्यूशन है, इथेनॉल पता है ना, C2H5OH एल्कोहल होता है, इथाइल एल्कोहल भी कहा जाता है इसे, फर्मेंटेशन से बनता है, ओके। तो 25% बाय वॉल्यूम का मतलब है 25 ml, अगर आपने ml में ना, ml में लेते हैं और वो ग्राम में लेते हैं, यहाँ पे ये ग्राम में होगा, तो 25 ml इथेनॉल कितने ml सॉल्यूशन में, 100 ml सॉल्यूशन में, तो वाटर की कितनी वॉल्यूम हुई, वाटर हुआ 75 ml। तो ये हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम परसेंट हो गया। फटाफट से एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दे रखा है इफ वॉल्यूम परसेंट ऑफ बेंजीन in water is 25% and the volume of water is equals to, लगा दिया मैंने, volume of water is 60 ml, find the वॉल्यूम ऑफ बेंजीन। तो हमसे बेंजीन की वॉल्यूम पूछिए फिर, तो बेंजीन कौन है, बेंजीन सल्यूट है। कैसे पता लगा, क्योंकि बेंजीन 25% है ना, अगर मैंने बताया बेंजीन या कोई भी सल्यूट कम परसेंटेज या रिलेटिवली कम होना चाहिए, अब कोई चीज़ 25% है तो दूसरी चीज़ ऑब्वियसली 75% है, तो कौन सल्यूट हुआ, बेंजीन, सॉल्वेंट कौन हो गया, वाटर, ठीक है। डिसाइड करने का तरीका ये, परसेंटेज देख लो, 50 से ज़्यादा अगर कोई चीज़ है मतलब वही डोमिनेंट होगी, दो चीज़ों में अगर एक चीज़ ज़्यादा है तो उसकी परसेंटेज 50 से ज़्यादा होती है, ये तो बेसिक रूल होता है। तो क्वेश्चन वंस अगेन फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि वॉल्यूम परसेंटेज होता है वॉल्यूम ऑफ सल्यूट, वो हमें दे नहीं रखा तो x यहाँ ले लो, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 60 इंटू 100 नहीं भूलेंगे इस बार, यहाँ पे हमें कितना दे रखा है 25, x अपॉन x प्लस 60 100, तो 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा, ठीक है। x प्लस 60 को 1 से मल्टीप्लाई कर, तो ये हो गया 4x, x उधर जाएगा 3x, 3x इक्वल्स टू 60, x आ गया 20 ml, तो बेंजीन कितना है 20 ml है। तो जब 20 ml बेंजीन तुम 60 ml वाटर में मिलाओगे तो जो सल्यूशन होगा वो 25% बाय वॉल्यूम होगा, क्लियर, ठीक है। लास्ट कंसंट्रेशन टर्म हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि कोशिश करना है ना आज हम मोलैरिटी और सीख लें। कितना हो गया हमारा टाइम 24 मिनट्स, तो 30 मिनट की ये वीडियो लगभग होगी, 30 या 31 मिनट में कोशिश करूँगा, और मोलैरिटी हम आज पढ़ लेते हैं पूरा, ठीक है। तो देखो मोलैरिटी होता है मोल्स ऑफ सल्यूट, क्या, मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सल्यूशन, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सल्यूट के हैं वो बताने वाली चीज़ मोलैरिटी कहलाती है, जिसका सिंबल कैपिटल M होता है, यूनिट मोल पर लीटर होता है इसका, क्लियर। तो फॉर्मूला मोलैरिटी मोल्स
सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अब देखो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11, मोल्स का फॉर्मूला गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अगर मॉलिक्यूल है, फॉर्मूला मास अगर आयनिक कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर या मोलर मास अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ये मोल्स का फॉर्मूला हो गया। हम इसे GW लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M लिख लेते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी, एक सेकेंड, कैपिटल M ना लिख के हम W ही लिखते हैं, तो मोलैरिटी हो जाएगी M गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को W इनटू वॉल्यूम अगर ml में दे रखी है, वॉल्यूम अगर आपकी ml में दे रखी है तो 1000 कहाँ जाएगा, अगर वॉल्यूम आपको ml में दे रखी है तो 1000 ऊपर लगा देना, ज़्यादातर मिलीलीटर में दे रखी होती है वॉल्यूम, तो ये यूनिट कन्वर्जन आप यूज़ करोगे तो आपकी मोलैरिटी आपको मिल जाएगी। GW क्या है, गिवन वेट, और मॉलिक्यूलर मास को मैंने W से रिप्रेजेंट करा, और जब वॉल्यूम ml में हो तब भी ये 1000 आता है, नहीं है तो फिर लीटर में है तो कोई ज़रूरत ही नहीं। क्लियर, तो जल्दी से एक न्यूमेरिकल देखते हैं, फॉर्मूला नोट करो, न्यूमेरिकल खुद करना पॉज करके। और देखो कहीं से मैं कोई ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल में अभी खुद ही बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक न्यूमेरिकल हम क्रिएट कर देते हैं। तो बताओ कौन सा कंपाउंड ले, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट ले लेते हैं। सो इफ़ 24 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इज डिजॉल्व इन, देखो अगर मैं 240 ml ले लूँगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, इसलिए उसे नहीं लेते। 250 ml ऑफ वाटर, what is the molarity of this solution, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में सोडियम सल्फेट सल्यूट है, ऑब्वियस सी बात है, उसे डिजोल्व कर रहे हैं किसमें, 250 ml पानी में। देखो ml में दे रखी है वॉल्यूम, तो क्या चीज़ आएगी ऊपर, 1000। हमसे मोलरिटी पूछी है सॉल्यूशन की, ठीक है। तो 2 मिनट लो, इससे सॉल्व करने की कोशिश करो। सोडियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास तुम्हें पता होना चाहिए कितना होता है। देखो वैसे तो देखो एग्जाम में गिवन होगा, लेकिन किसी दिन नहीं दिया तो क्या करोगे वहाँ पे, ऑब्जेक्शन। तो सोडियम सल्फेट में देखो सल्फर का 32 होता है, निकालना भी आना चाहिए, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, तो 16 इंटू 4 प्लस 32, सोडियम का 23, तो 2 सोडियम 2, तो 23 इंटू 2 64 प्लस 32 प्लस 46, तो ये हो गया तुम्हारा 142 ग्राम पर मोल। किसका मॉलिक्यूलर वेट आ गया है, सोडियम सल्फेट का मोलर मास। मोलर मास यानी एक मोल का मास मोलर मास कहलाता है। तो ये मैंने तुम्हें हेल्प कर दी, पर आगे से कोशिश करना कम से कम 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास तुम्हें याद हो, तो तुम किसी भी लगभग जितने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे। सोडियम का 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो पॉज करके ट्राई करो। ओके, मेरे ख्याल से अब कर लिया होगा जिन्होंने पॉज करके दोबारा देख रहे हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला, मोल्स पहले, तो मोल्स होता है गिवन वेट। गिवन वेट सोडियम सल्फेट का मुझे 24 दे रखा है। कितना दे रखा है, मोलरिटी होती है देखो गिवन वेट मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम अगर ml में, ठीक है। तो मेरे पास 24, मॉलिक्यूलर वेट 142, वॉल्यूम 250, 40 होता तो 10 से कट जाता ना, इसे नहीं दिया, मुश्किल थी भी नहीं, 251 था 254 था, आसानी थी, ठीक है। तो 250 चला गया, 24 से अच्छी चीज़ चली गई अब तो अब 4, तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 और 2 71 ज़ा, सो आंसर आ जाएगा 48 अपॉन 71। तो 48, अब इतना थोड़ा सा डिवीजन तो कर ही सकते ना, तो मोलरिटी हो गई 0.676 मोल पर लीटर, या फिर 0.676 एम भी कह देते हैं इसको, ठीक है ना, मोल पर लीटर की शॉर्ट फॉर्म, या फिर सेम ही है, यूनिट ही है एम।
तो कोई मुश्किल तो नहीं, देखो मैंने गिवन वेट 24 दे रखा था कि सोडियम सल्फेट 24 है, कितने ml पानी में डिजॉल्व हुआ, 250 ml में, ठीक है। तो मोस्टली जब हम सल्यूट इसमें बात करते हैं ना, देखो मैंने सल्यूशन की वॉल्यूम ही मानी जाती है। जब हम ऐसे सल्यूट लेते हैं जो नॉन वॉलेटाइल होते हैं ना, तो जो वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन है उसी को हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर अलग से डेंसिटी दे रखी होती तो हम चेंज कर सकते थे, पर यहाँ पे हमने एक बात नोटिस करना कि हमने इसी को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट सेम मानी, ठीक है ना। मोस्टली इस केस में डेंसिटी दे रखी होती है। तो अभी उस चीज़ को हम अगले पार्ट में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, डिजॉल्वेंट 250 ml ऑफ सोल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है ना। वो चीज़ हम आगे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जब हमारा सॉल्वेंट की वॉल्यूम दे रखी हो, तो मान लेते हैं 250 ml ऑफ सोल्यूशन है, सोल्यूशन की वॉल्यूम, ठीक है। वो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है डेंसिटी वाला, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जब सॉल्वेंट की वॉल्यूम दे रखी हो, सोल्यूशन की ना दे रखी हो, तब हम क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्लियर। तो मैं क्या बता रहा था, हमने गिवन वेट लिया 24, मोलर मास सोडियम सल्फेट का 142, ये वॉल्यूम क्योंकि ml में थी इसलिए 1000 है। तो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना 48/71 की, ठीक है। तो 20 हमारा आंसर आया, सॉरी 0.676 m या फिर मोल पर लीटर। एक और चीज़, मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, तो अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे, मोलैरिटी इज डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर, तो अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो मोलैरिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। ठीक, कभी कभी पूछ ले जाते हैं क्या मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो आपका आंसर होगा यस। क्लियर। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि टेम्परेचर डिपेंडेंट ना हो एक कंसंट्रेशन टर्म, उसके लिए हम मोलैलिटी पढ़ते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज हमने कवर करा सॉल्यूशन क्या चीज़ होती है, होमोजेनियस मिक्सचर होती है, कितने कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से उसके कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, परसेंटेज बाय मास, वॉल्यूम परसेंटेज और मोलैरिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए सारे कंसंट्रेशन टर्म और हेनरीज लॉ हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन। कोशिश करो इस वीडियो को शेयर करो उन स्टूडेंट्स को जो 12th में हो, 11th में हो, जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, जिनके लिए हेल्पफुल, ठीक है ना। ऐसा नहीं नॉर्मली सबको शेयर मत करो, उन्हीं के लिए जिनको हेल्पफुल हो, ठीक है। और कोई भी परेशानी है उसे कमेंट्स में लिख देना, मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में पक्का। और अगर उससे पहले टाइम मिल गया तो वहीं कमेंट्स में आपको आंसर भी कर दूँगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन, बाय। अब ये वीडियो थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगी, ओके। सो गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप ये वीडियो देखो, ओके। गुड नाइट भी हो सकता है वो।